कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 10 प्रांतीय राज्यों का युग के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहले इस पाठ में देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या है। तो सबसे पहले हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 647 ईस्वी तक शासन किया तथा अपनी राजधानी कनौज को बनाया। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष शिव का उपासक था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वानसांग नाम बौद्ध भिक्षुक भारत आया था, जिसने हर्ष के विशाल व्यवस्थित शासन का विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। उसने दक्षिण कौशल के मुख्य शहर श्रीपुर को उस समय के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया है। चाणक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया और दक्षिण पर लंबे समय तक शासन किया। चाणक्यों की राजधानी वातापी काफी समृद्ध नगर थी। चालुक्य राजा कला के प्रेमी व संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिर तथा अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए काफी धन दिया था। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं के निर्माण में भी चालुक्यों ने बहुत धन दिए थे। चालुक्य राजा जैन धर्म को चलाने वाले थे, वे नहीं मानते थे उनको, लेकिन कुछ शैव व वैष्णव धर्म को भी मानते थे। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम यानी कांची थी। इस वंश का प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन था। पल्लव राजा शुरू में जैन धर्म को मानते थे, मगर बाद में वे शिव व विष्णु के उपासक बन गए। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति दी हुई है, पहले करना है। तो ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत महेंद्र वर्मन ने की थी। ध्यान रखना बच्चों, ये महेंद्र वर्मन मर जाएगा, तो महेंद्र वर्मन ने की थी। दूसरा है पल्लवों के काल में, यह है कांचीपुरम। कांचीपुरम मतलब कांची को बोला जा रहा है। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लव राजा ये है महेंद्र वर्मन, ये लिखना है आपको, महेंद्र वर्मन भरना जाना है इसमें। लेखक और नाटककार भी था। नंबर 4 में आ गया है पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन, यहां फिर महेंद्र वर्मन भरा जाएगा, को युद्ध में पराजित किया। नंबर 5 है चालुक्य नरेश नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। हर्षवर्धन का राज्य कहां से कहां तक फैला था, तो ये बताना है। उत्तर है बच्चों, हर्षवर्धन का साम्राज्य पंजाब से उड़ीसा तक फैला था। उसने आगे चलकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के बीच में पड़ता था। वेनसांग ने भारतीय समाज के बारे में क्या कहा है, उत्तर देखिए इसका। हर्ष के समय में चीन से वेनसांग नामक बौद्ध भिक्षुक भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न बौद्ध तीर्थों व विहारों की यात्रा की और वहां रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उसने भारत में अपने अनुभवों का विस्तृत संस्मरण लिखा है। इसमें हमें उन दिनों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। वह भारत में 5 वर्षों तक रहा और वापस अपने देश जाकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। वह कहता है कि भारत में उस वक्त बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि वह समझता था। हर्ष के धार्मिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो हर्ष शिव का उपासक था। उसने अपने शासनकाल में कन्नौज के बौद्ध सभा का आयोजन किया था। वह प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन करता था। इस सम्मेलन में वह अपना सब कुछ अनाथों, गरीबों और भिक्षुओं को दान कर देता था। चालुक्यों का व्यापार किन किन क्षेत्रों में होता था, तो चालुक्यों की राजधानी वातापी काफी समृद्ध नगर थी। पश्चिम में ईरान, अरब तथा लाल सागर के बंदरगाह से तथा दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से यहाँ के व्यापारियों के व्यापारिक संबंध थे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो देखिए क्या है, पहले 70 नंबर आता है। पहले आलवरा एवं नायनार है, आलवरा एवं नायनार। देखिए क्या चीज है,
इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा समुदाय उभरा जिनका विश्वास था कि धर्म ईश्वर शिव या विष्णु की व्यक्तिगत उपासना है। यही विचारधारा आगे चलकर भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें मुख्य रूप से समाज के सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे। ये लोग जगह जगह शिव का विष्णु के भजन गाते हुए घूमते थे। इनके भजन जनसाधारण की भाषा तमिल में लिखे होते थे। इनमें विष्णु के उपासक अलवार के नाम से जाने जाते थे तथा शिव के उपासक नायनार के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण भारत के समाज में इनका बहुत प्रभाव था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। उसने 630 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था। शिक्षा के प्रति उसका लगाव इतना था कि वह बहुत मुसीबतों को झेलते हुए मुश्किलों एवं पहाड़ों को पार करते हुए भारत आया और नालंदा विहार में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। उसने दक्षिण कोसल के मुख्य शहर सिरपुर को उस समय के बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया है। हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वेनसांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? वेनसांग ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। उसने हर्ष की जीवनी भी लिखी थी। महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम में पल्लव नरेश द्वारा बनवाए गए रंग दत्त मंदिर है जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसकी गणना संसार के अद्भुत वस्तुओं में की जाती है। कांचीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है ये, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। तमिल और संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ प्रस्तर खंडों से बना कैलाश मंदिर दर्शनीय है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर लिखना है इसका। तो उत्तर है बच्चों ये, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय देश का प्रमुख विश्वविद्यालय था। भारत तथा विदेशों के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। मतलब बाहर से भी यहाँ पे लोग आके अध्ययन किया करते थे। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है उस वक्त का। अगला प्रश्न है, वेनसांग ने भारत के बारे में क्या लिखा है? वेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था। उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान यहाँ के जनजीवन के बारे में निम्नलिखित बातें लिखी है। नंबर 1, बौद्ध धर्म पूर्वी भारत में अधिक लोकप्रिय था। नंबर 2, भारत में जाति प्रथा थी। अछूत नगर के बाहर रहते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। भारत में कुछ लोग शाकाहारी तथा कुछ लोग मांसाहारी थे। नंबर 4, अमीरों के मकान सुंदर तथा गरीबों के मकान साधारण एवं कच्चे फर्श के बने थे। नंबर 5, यहाँ लोग सुखी एवं संपन्न थे। नंबर 6, भारत के लोग गर्व मिजाज के व क्रोधी थे परंतु ईमानदार थे। बेगारी नहीं ली जाती थी। आने जाने के मार्ग पर चोर व डाकुओं का भय रहता था और हर्ष के राज्य में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। तो ये बच्चों यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो ये आपका जो इतिहास था ये समाप्त हो गया आपका। और नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे आप लोगों को इतिहास कैसा लगा और मैं और क्या अच्छा सा कर सकता हूँ उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।